हे गाइस, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी में। दिस इज मानवीन प्रताप सिंह और चलिए शुरू करते हैं हमारा फरवरी मंथ का लास्ट सेशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है मार्स 2020 रोवर से रिलेटेड। क्या है ये, क्यों है ये, चलिए इसको देखते हैं। सुपर कैम ऑन मार्स 2020 रोवर। तो सबसे पहले मार्स 2020 रोवर है क्या, ये देख लिया जाए। तो देखिए, नासा जो है वो 2020 में कह रहा है कि वो मार्स की जांच पड़ताल के लिए अपना रोवर को वहाँ पे भेजेगा। अब रोवर क्या होता है ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट जैसे है, मान लो मार्स पे लैंड करेगा तो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा भाई। जहाँ पे लैंड करेगा वहाँ से चल थोड़ा पाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रोवर होते हैं छोटे से रोबोट्स टाइप के होते हैं जिसमें टायर लगे रहते हैं। तो वो यहाँ पे जाके खुल जाते हैं और आराम से मार्स के सरफेस पे चल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रोवर कहा जाता है। थोड़ा गूगल कर लीजिएगा आप लोग, रोवर क्या होता है समझ में आ जाएगा। तो मार्स ने यहाँ पे कहा है कि भाई 2020 में वो जो नासा ने जो कहा है कि मार्स पे 2020 में वो अपना रोवर भेजेगा। उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल, सुपर कैम ऑन मार्स 2020 रोवर। तो इसी के ऊपर सुपर कैम लगाने की बात करी जा रही है नासा के द्वारा। अब ये सुपर कैम क्या है भाई, देखिए ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये उस रोवर के ऊपर लग जाएगा जो करीबन 7 मीटर अवे तक के ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है। इसका करने का रीज़न ये है कि नासा का ऐसा कहना है कि हम जानना चाह रहे हैं कि मार्स में पहले कभी लाइफ थी कि नहीं थी एंड अदर सच थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे करी जाएंगी। और रोवर की एक खासियत और होती है कि यार वो कुछ स्टोन्स एंड ऑल को कलेक्ट करके भी वापस ला सकता है। तो जैसे उस स्टोन की जांच पड़ताल के बाद नासा यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेगा कि मार्स पे कभी लाइफ थी कि नहीं थी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। नासा के देखिए मार्स पे कुछ जो मिशंस गए हुए हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। एक इंडिया के द्वारा जो मार्स पे मिशन जाने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है मंगलयान। मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, कौन से ईयर में ये इंडिया ने कहा है कि हम भेजेंगे। चलिए ठीक है, मैं फिल कर देता हूँ 2022। बट लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट अभी तो यही डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने। इसके बाद गाइस अगला आर्टिकल है अजय वॉरियर एक्सरसाइज के ऊपर। इंडिया एंड यूके के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और जहाँ तक बात करें कि न्यूज़ में क्यों था, तो द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर जो है 2020 इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में सेल्सबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में कंडक्ट हो गई थी फरवरी मंथ के अंदर। इसके अलावा इंडिया एंड यूके के बीच में जो 2 एक्सरसाइजेज और हैं, इनका नाम है कोनकान और इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष भी हुई है इस बार। डेट आप देख लेना, फेब मंथ में ही थी शायद, है ना, चेक कर लेना इसे। इसके बाद है अजय वॉरियर जो है, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2013 में हुई थी। क्यों होती है, तो कोई भी एक्सरसाइज इसीलिए होती है यार, मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की भाई लोगों को दिखाना भी होता है कि कल को कुछ अटैक करोगे तो भाई हमारे पास भी पावर है। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद गाइस अगला आर्टिकल है काकिंडा पोर्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों था, करीबन 18 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद काकिंडा पोर्ट जो है ये न्यूज़ में आ गया था। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहेंगे तो ये रहा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक नया मेजर पोर्ट बन रहा है। थोड़ा दिमाग में याद करने की कोशिश करिएगा कहाँ बन रहा है। और काकिंडा पोर्ट की बात करें तो ये मेजर पोर्ट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल पोर्ट है। और 1997 में इसको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कमीशन किया था, ऑल्दो 1999 में इसको प्राइवेटाइज कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। एंड ठीक है, इसको बढ़ते हैं आगे। इसमें और कुछ हमारे लिए ऐसा खास तो नहीं है। इसके बाद गाइस अगला आर्टिकल है हम्पी के बारे में। हम्पी जो है वो न्यूज़ में आ गई है। कारण क्या है देख लेते हैं। देखिए, मामला क्या था कि आपकी जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम्पी जो जगह है उसके आसपास जितनी भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे के सारे खाली किए जाएं। रीज़न इन्होंने इसके पीछे ये दिया था कि भाई एक एक्ट है मैसूर एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1961, जिसके अकॉर्डिंग जो इस टाइप की साइट्स हैं उसके आसपास रेस्टोरेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये जब मामला लोगों ने, जो वहाँ पे रेस्टोरेंट होल्डर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अभी इस पर फरवरी मंथ में डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको जो है ये दुकानें जो हैं यहाँ से खाली करनी पड़ेंगी। और कर्नाटक गवर्नमेंट का जो आपका ऑर्डर था वो बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं हम्पी के बारे में। भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मौर्यन एम्पायर बैक इन 3rd सेंचुरी BC में पार्ट हुआ करती थी। कैपिटल सिटी होती थी उस टाइम की जो 4 डायनेस्टीज़ होती थी हम्पी के। विजयनगर सिटी के जो 4 आपकी
मेन साइट्स होती थी। कहने का मतलब है जो विजयनगर एम्पायर में जो अलग अलग 4 साइट्स थे उनके सबकी मिला के एक जो कैपिटल होती थी वो हम्पी होती थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है ये। देखिए आपकी तुंगभद्रा रिवर के पास से गुजरती है और अगर 1500 सी तक की बात करें तो उस टाइम पे बीजिंग के बाद सबसे अमीर और सबसे बड़ी जो सिटी है वो हम्पी मानी जाती थी विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, तो ये था गाइस यहाँ पे। इसके बाद अगला आर्टिकल है वो है थोनोथोरिस्टिस्ट के बारे में। अभी ये है कौन? मामला क्या है कि भाई कनाडा में 2010 के अंदर साइंटिस्ट ने एक डायनासोर की फॉसिल फाउंड करी थी, जिसको अभी ये बात पुष्टि हो चुकी है कि वो थायरनोसोरस की थी। थायरनोसोरस को ही इन्होंने नाम दे दिया है ये थैंथोरोसिस्ट, जिसको मतलब होता है रेपर ऑफ डेथ। रेपर ऑफ डेथ मतलब भाई आप ये मान सकते हो जो मौत करने वाला है। ठीक है, अगर आप थायरनोसोरस की बात करें ना तो जब हम डायनासोरस के बारे में पढ़ते हैं तो थायरनोसोरस जो है उसमें सबसे खतरनाक वाले प्रजाति में से आते थे। तो ये यहाँ पे इसलिए अभी न्यूज़ में आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया। ये गाइस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, मामला कहाँ का है? तमिलनाडु का मामला है। क्या है इशू, थोड़ा देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं वाई इन द न्यूज़। कावेरी डेल्टा रीजन इन तमिलनाडु विल बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, मामला क्या था? देखो ये जो कावेरी डेल्टा रीजन है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इन द सेंस कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स यहाँ से निकालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कराती है। अभी हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम लाया कि भाई अब हमें अगर कावेरी डेल्टा जोन्स में से कुछ भी निकालना है, हाइड्रोकार्बन निकालने हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना होगा कि वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं चाहती है। क्योंकि देखिए ये जो ज़मीन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान भी पाए जाते हैं तमिलनाडु में, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है तो काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। बट अगर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को निकालना होगा तो फिर उनसे ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो जिसके चलते हुए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नियम लिया है कि भाई किसान की मर्जी मान्य है कि नहीं है और वो किसी से भी ज़मीन खरीद सकते हैं उनसे बिना मर्जी के, तो काफ़ी वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए फार्मर्स के द्वारा, जिसके चलते हुए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जगह जो है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के अंदर आ जाती है, उस एरिया में किसी भी टाइप का माइनिंग वर्क एंड परचेस ऑफ लैंड ये सब नहीं किया जा सकता। तो काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के मूव को टैकल करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। डिटेल में ये लिखा हुआ है बट मैंने आपको समझा दिया है। तमिलनाडु का जो राइस बॉल का जो मेन रीज़न, देखो तमिलनाडु में आप सभी को पता है कि यहाँ चावल जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कावेरी डेल्टा रीजन है ना, ये चावल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एरिया है फॉर तमिलनाडु, तो इसीलिए किसान जो हैं काफ़ी नाराज़ थे। इसके बाद गाइस अगला आर्टिकल है वो है गोदावरी एंड कावेरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है भाई ये, इसको भी देखा जाए। थोड़ा सा मैप पे आते हैं। ये देखिए कावेरी नदी है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी से कावेरी को कनेक्ट करने की बात करी जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या गोदावरी से कृष्णा नदी कनेक्टेड है? तो आपका जवाब होना चाहिए भाई हाँ। ये है उस प्रोजेक्ट का नाम, पेट्टिसीमा पोलवराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये 2016 में कंडक्ट हुआ था। इसमें आपकी जो गोदावरी एंड कृष्णा नदी है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया था। अब क्या है कि गोदावरी को कावेरी नदी से कनेक्ट करना है, तो गोदावरी से कृष्णा तो कनेक्ट है, तो ए तो यही हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो गोदावरी से कृष्णा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मान लो ए। इसके बीच में एक नदी और आती है जिसका नाम है पिन्नार। ठीक है, फिर कृष्णा से पिन्नार को कनेक्ट किया जाएगा बी, ये है ठीक है पिन्नार, और पिन्नार से फिर कावेरी को कनेक्ट किया जाएगा सी। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की बात करी जा रही है कि भाई आपका जो गोदावरी नदी है इससे कावेरी को कनेक्ट किया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कौन से 2 रिवर्स और पड़ेंगी, तो कृष्णा एंड पिन्नार। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा इधर। और इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए गोदावरी नदी जो है इसमें काफ़ी पानी रहता है, वहीं अगर हम बात करें कृष्णा के बारे में तो यहाँ पे पानी काफ़ी कम रहता है, तो इसीलिए पहले गोदावरी एंड कृष्णा को कनेक्ट किया गया था। और यहाँ पे देखिए जो हम न्यूज़ में क्यों है, तो ड्राफ्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द गोदावरी एंड कावेरी लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसीलिए न्यूज़ में आया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यार ये जो आपका गोदावरी नदी है
इसको कृष्णा से कनेक्ट करने की जो बात है ना, ये बहुत पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दी थी कि भाई यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ से पानी पहुँचाया जा सकता है। 1972 में भारत के भी आपके एक यूनियन मिनिस्टर होते थे KL राव साहब, तो इन्होंने भी इस बात को कहा था और फाइनली 2016 में जो ये काम हो गया था। बट आपका कावेरी नदी को कनेक्ट करना रह गया था, तो भाई अब इस पर भी मंजूरी लग चुकी है। अगला आर्टिकल है 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन। अभी देखिए यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी जो है, जिसकी फुल फॉर्म है UNHCR, इन्होंने अनाउंस किया है। फुल फॉर्म पता है इसकी क्या है? बताइए, सोचिए, पढ़िए, नहीं आता है तो बताइएगा मुझे, फिर बताऊंगा मैं, है ना। तो इन्होंने एक कैंपेन शुरू करने को कहा है वर्ल्ड वाइड, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई जो रिफ्यूजीज़ हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है UNHCR के द्वारा कि एक रिफ्यूजी जो है वो पूरे साल में 2 बिलियन किलोमीटर जो है वो चलता है। तो वही यहाँ पे आपसे भी कह रहे हैं कि भाई जॉगिंग के थ्रू, रनिंग के थ्रू आप लोग भी 2 बिलियन किलोमीटर एक साल में चलिए। तो ये इस कैंपेन का नाम है। किसने शुरू किया है, किसके लिए है? रिफ्यूजीज़ के लिए है। ध्यान रखिएगा, करना क्या है भाई, आपको भी दौड़ना है। तो चलिए सपोर्ट करिएगा इन्हें, है ना, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है। अगर पूछा ऑब्जेक्टिव क्या है तो शो देयर सॉलिडिटी विद रिफ्यूजीज़, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने का कारण है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि भाई ये बिल जो है इसको लाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और पास किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो 1963 का जो लॉ है उसको ये चेंज करते हुए नया एक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो इस बिल का नाम क्या है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020। इसमें कितने मेजर पोर्ट्स हैं आपके रेगुलेट हो रहे हैं? भारत के तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में जो रेगुलेट हो रहे हैं। कौन से लॉ को ये चेंज कर रहा है? तो 1963 का लॉ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक ही, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अगला गाइस आर्टिकल जो है वो है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। इसको भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। लेट्स सी कब एक्ट बनता है क्या। देखो क्या होता है ना कि जो किसान है भाई, वो जब वो खेती करता है ना तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आसपास आते रहते हैं उनके खेत में, उनकी फसल में। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज़ करता है पेस्टिसाइड का। अभी हो क्या रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्जी पेस्टिसाइड्स हैं। कोई प्रचार कर देता है, कोई एडवर्टाइज़ कर देता है कि भाई हमारा पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे तो तुम्हें 2 साल तक के लिए कोई टेंशन नहीं है, 2 साल तक के तुम्हारी फसल कभी ख़राब नहीं होगी, 2 साल तक के लिए तुम्हारी ज़मीन पर कोई कीड़े नहीं पड़ेंगे। बट अगर वो ऐसा ना हो तब क्या? तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने प्लान किया इस एक्ट को लाने का, जिसका नाम है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। इसमें ये हो जाएगा कि अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो जो भी पेस्टिसाइड्स बेचने वाली कंपनी है उनको गवर्नमेंट को सब अपना दिखाना होगा, शो करना होगा कि भाई किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि ये ऐसा करेगा, और सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पर डालनी पड़ेंगी। वो मन से कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सेंट्रल फंड बनाने की बात हो रही है कि बाय द वे किसी किसान ने गलत पेस्टिसाइड यूज़ किया और उसकी सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई, तब क्या? तब भी यहाँ पे सेंट्रल फंड जो रहेगा वो अपने फंड से कुछ पैसे इनको प्रोवाइड करेगा, वो भी इस बिल में कहा जा रहा है। लेट्स सी कि ये बिल जो है एक्ट कब बनता है, एंड इसमें ऐसा और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसके बाद गाइस बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, और अगला आर्टिकल जो है वो डार्क फाइबर के बारे में है। डार्क नेट से कंफ्यूज नहीं हो जाना, डार्क फाइबर इज समथिंग डिफरेंट। एक चीज़ आपको पता होगी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। मान लो कि कोई ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, दोनों के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ होता है, ठीक है, ए से बी। अब डार्क फाइबर क्या है? डार्क फाइबर देखो ऐसा है कि मान लो कि जैसे ये एक फाइबर केबल लगी हुई है और इसमें इतने सारे तार हैं, ठीक है। मान लो कि सारे तार, इसमें से जो अलग अलग तार हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ एक केबल नहीं होती, उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे अलग अलग तार होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे वायर होते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए इसमें से सारे वायर यूज़ हो रहे हैं, बट ये जो 3 वायर्स का ये इधर वाला जो पैकेज है ये यूज़ नहीं हो रहा है। ये इन्होंने यूज़ इसलिए नहीं किया है कि कल को ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना हो तब हम इसका यूज़ करेंगे, बाकी काम तो अभी बाकियों से ही चल रहा है। तो ये जो 3 वायर हैं आपके गाइस, ये हो गए डार्क फाइबर। इनको तब यूज़ किया जाएगा जब लगेगा कि इसकी ज़रूरत है। तो अभी न्यूज़ में ये क्यों आया, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया
कि हमारे देश की जो मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं काफ़ी नुकसान में चल रही हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है BBNL, जिसने ऑलरेडी अपने ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे पहुंचा रखे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं का ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है हम उन्हीं का यूज़ कर लें। जिससे क्या होगा, क्योंकि उनके पास ना ही इतना लोड है और बहुत कम लोड में वो डेटा जो है वो भेज रहे हैं, जो काफ़ी सारे ऐसे वायर्स जो उनके पास खाली होंगे उसका यूज़ करके हम उनको कुछ पैसा दे के अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए डार्क फाइबर जो टर्म है वो न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बारे में लिखा हुआ है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइज, इसके बाद आर्टिकल जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 फरवरी मंथ में न्यूज़ में क्यों आया था पहली बार, उस टाइम पे तो लोग बहुत हल्का ले रहे थे इसे। WHO ने इसका ऑफिशियली नाम रखा था, आई थिंक 11th ऑफ फेब की बात है। WHO ने 11th ऑफ फेब में इसका ऑफिशियली नेम रखा था कोविड-19। कोविड में सी कोरोना वायरस डिजीज़ और 2019। ठीक है, तो आज से कंफ्यूज नहीं होना है कोविड का मतलब क्या होता है। अभी नोवल कोरोना इसको आप लोग बोलते थे पहले। अभी एक चीज़ और है कि WHO जब किसी का नाम रखता है तो किन किन पहलुओं को ध्यान में रखता है। तो देखिए, WHO नाम रखने से पहले 2-3 चीज़ें ये देखता है कि किसी रीज़न का नाम उस पर्टिकुलर डिजीज़ से एसोसिएटेड ना हो, उस पर्टिकुलर वायरस से एसोसिएटेड ना हो। मान लो कि इसका नाम चाइना 19 रख देते हैं, मान लो, तो फिर हर कोई चाइना 19 खराब है, चाइना 19 कब जाएगा, चाइना मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह के साथ इसका नाम जुड़ जाता, जिससे कि उस जगह के लिए ये हमेशा के लिए दिक्कत हो जाती। मान लो इसका कोई वायरस इंडिया से ईजाद हो रहा है, उसका नाम इंडिया 20 हो गया, तो हर कोई इंडिया को अब्यूज़ करेगा। तो ये लॉजिक रहता है WHO के पीछे, कि WHO के नाम रखने के पीछे कि भाई किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ना जुड़ा हो, किसी रिलीजन से ना जुड़ा हो, जिसका कोई नाम पहले ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम जो है रखा जाता है WHO के द्वारा। अगला आर्टिकल है गाइस फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट के बारे में। द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली रिलीज हुई है और इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गई है। साउथ एशियन फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस, दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, तीनों के द्वारा मिलकर इसको रिलीज़ किया गया है। क्लैट में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बट दूसरे एग्जाम्स आप जो दोगे एलेट एंड अदर्स, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, थोड़ा देख लेना। इसका एम क्या है भाई, तो एम इस रिपोर्ट का ये है कि रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। हम लोग जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस को जो बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट टर्म तो सही नहीं होगा, मतलब हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेस को निकाल रहे हैं थ्रू AC, फ्रिज, टीवी नहीं, कार, ये सब जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इसके वजह से, तो भाई इन सब को प्रोटेक्ट करना, इससे कहा हमारे अर्थ को बचाना। और दूसरा एक टारगेट इन्होंने लिया है कि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो ये यहाँ पे फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट का जो इसेंस निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद इसमें 5 ग्लोबल रिस्क, ठीक है गाइज, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बोला, बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना बस। और मेन रीज़न क्या था इसका, तो वो भी ध्यान रखना, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट और 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2050 के बिलो ही रखना है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है वो कंजर्वेशन प्लान फॉर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। अगर गाइज आपने जो ये सन टेम्पल है इसको विजिट किया होगा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक रथ की फॉर्म में ये बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो हैं वो 12 व्हील्स हैं। 12 व्हील्स का रीज़न ये रहता है कि माना जाता है कि जो सूर्य भगवान थे तो उनका जो रथ था उसमें 12 व्हील्स थे, इस वजह से इसके अंदर आज भी जो ये टेम्पल बना है 12 व्हील्स के साथ बनाया गया है। अभी न्यूज़ में क्यों आया, तो प्लान टू रिस्टोर एंड प्रिजर्व द नियरली 800 ईयर ओल्ड कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा वुड बी ड्रॉन अप सून। इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब साहब ने जो बनवाया था, इसको कंजर्व करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया था, तो भाई वो कौन था, तो बताना मुझे आज आप लोग कमेंट करके, इसमें कमेंट का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था 1984 में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद गाइज 9th शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में था, ये तो काट ही दीजिए, गलत टाइप हो गया है। 9th शेड्यूल के न्यूज़ में रहने का कारण क्या था, न्यूज़ में एक चीज़ आई थी कि किसी स्टेट की हाई कोर्ट ने, अब ये भी आपको याद करके बताना है मुझे, जिसने न्यूज़पेपर पढ़ रखा था, नहीं पता पढ़े सर्च करने के बाद तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। हुआ क्या था कि यार एक स्टेट की हाई कोर्ट ने उस स्टेट के एक फैसले के अगेंस्ट में रूलिंग दी थी।
उस स्टेट का फैसला ये था कि प्रमोशन के अंदर SC ST को रिजर्वेशन देना जो है वो कंपलसरी नहीं है, और ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। तो उस स्टेट के हाई कोर्ट ने भाई कहा कि नहीं यार, आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना ये डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, और कोई कंपल्शन इसके पीछे नहीं हो सकता है। उसके बाद से देखिए काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो लोकल लेवल पे इस बात को डिमांड करने लगी कि भाई इसको 9th शेड्यूल में डाल दो, और कि रिजर्वेशन जो है वो आपका प्रमोशन में भी दिया जाएगा, और इसको 9th शेड्यूल में डाल दो। तो उसके बाद 9th शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में आ गया कि यार 9th शेड्यूल है क्या, ऐसा क्या है 9th शेड्यूल में कि उसको डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो थोड़ा सा अब आ जाते हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था गाइस, तब उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल होते थे। 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और करीबन आज की डेट में 284 लॉज जो हैं वो डाले गए हैं 9th शेड्यूल के अंदर। ऐसा इसमें बोला गया है 9th शेड्यूल के जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था इसके पीछे, कि भाई इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको बनाने का रीज़न क्या था? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी, तो किसानों से लैंड लिए जाते थे लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। अब होता ये था कि यार कोई किसान अगर चैलेंज कर देता कोर्ट में, तो कोर्ट कभी कभी उनके पक्ष में फैसला दे देती थी, जिससे कि मान लो कि कोई रेलवे ट्रैक बनना है, अब भाई किसी खेत से निकलना है, अब वो खेत किसान ने देने को मना कर दिया, तब क्या होगा? तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने 1951 में एक कॉन्सेप्ट ईजाद किया 9th शेड्यूल, जिसमें कि कोई भी एक्ट डाल देंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो टच नहीं कर सकती है। पहले ये चला स्टार्टिंग में काफ़ी समय तक, फिर एक आर्टिकल पहले देख लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। आर्टिकल 31B में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जब 9th शेड्यूल ऐड हुआ तब 31B को भी ऐड किया गया। 31B में क्या लिखा हुआ है कि नो लेजिस्लेशन और प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल शॉल बी डीम्ड टू बी वॉइड बाय द कोर्ट। कहने का मतलब है कि भाई 9th शेड्यूल में कोई भी चीज़ डली हो तो उसको कोर्ट वॉइड नहीं कर सकती, उसको कोर्ट छेड़ नहीं सकती है। बट फिर एक केस आया था गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसका नाम ध्यान रखिएगा, IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 31B जो है इसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, आर्टिकल 31B जो है वो सही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डालने की। बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं देगा कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर करेगी अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आप लोगों को याद होगा इंदिरा गांधी एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्टिंग में, और उसी के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई थी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप जब लॉ स्कूल्स में जाओगे तो वो केसेस जो हैं वो याद कराए जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा इंदिरा गांधी जी वाला। बट अभी यहाँ पे आपको 9th शेड्यूल जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेज से रिलेटेड जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 8th शेड्यूल। आपसे पूछ सकते हैं कि पंचायती राज से रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है, तो फिर आपको देखना होगा कि 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल इससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही आपको शेड्यूल्स में बेसिक तरीके से ट्रिक बना लो, कुछ कर लो, बस याद रखो कि किस शेड्यूल में किस चीज़ से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, तो 10th शेड्यूल है, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल है कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। क्या है ये, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, नोवल कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन सामने नहीं आई है, और फरवरी मंथ में तो बिल्कुल नई बात थी, तब तो बिल्कुल ही नहीं आई थी, और अभी हम फरवरी का ही पढ़ रहे हैं। तब हुआ क्या था कि चाइना ने कहा था कि भाई हमने जो है एक नई टाइप का सिस्टम निकाला है इसको इलाज करने के लिए, जिसका नाम है कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। ऑल्दो ये नया सिस्टम नहीं, चाइना का ऐसा कहना था कि कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू हम जो है काफ़ी सारे नोवल कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो देखते हैं आखिर में मामला क्या है। देखो यार, जो हमारी बॉडी होती है ना वो कैसे वर्क करती है कि मान लो ये कोई नाम एक बंदा है, उसके ऊपर कोरोना वायरस जो है वो उसके शरीर में जा चुका है। अब जब कोरोना वायरस आपके शरीर में जा चुका है तो हमारी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं। देखो, जब भी आपके बॉडी के अंदर कुछ भी जाएगा या कोई भी पैथोजेंस जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल, तो
तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। एंटीबॉडीज मतलब काइंड ऑफ प्रोटीन जो आपको उन वायरसेस से, उन बैक्टीरिया से बचाने के लिए कोशिश करेगा। अब ये एंटीबॉडी वर्क कैसे करते हैं, मान लो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंटीबॉडी। ये जाके आपके सेल के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब ये चिपक जाते हैं तब उसके बाद ये अंदर आपके सेल के बैक्टीरिया एंड वायरसेस को ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का है। अब क्या हुआ, कॉन्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का क्या कहना है कि मान लो कोई बंदा है ए, उसको नोवल कोरोना वायरस था भाई, कोविड-19 था, उसका इलाज हो गया अपने आप, 15-16-20 दिन बाद उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ क्रिएट करी और उसको बचा लिया। पर कुछ बॉडी ऐसी हैं जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। उनकी इलाज के लिए क्या किया जा रहा है कि इनके शरीर से वो एंटीबॉडीज़ निकाले जा रहे हैं और यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, जिससे कि ये लोग भी लड़ सकें फ्रॉम पर्टिकुलर कोई भी जो डिजीज़ उस समय फैल रही हो, जिस भी वायरस बैक्टीरिया से, जैसे यहाँ कोविड-19 की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसी पहली बार हुआ है, जब इबोला हुआ था गिनिया, सियरा लिबेरिया में 2014 में, तब भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था उसको बचाने के लिए। तो गाइज़ ये है कॉन्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। आपने अभी जो न्यूज़ चल रही है हमारे दिस मंथ में, जो अभी हमारा जो मंथ चल रहा है इस मंथ में, यहाँ पे भी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यूएस में भी कहा जा रहा है कि एंटीबॉडीज़ के थ्रू अप्रैल आई थिंक 20 या 21 में मैंने हिंदू में पढ़ा था कि यूएस में भी प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है लोगों का इलाज किया जा रहा है, कॉन्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो वो कुछ है नहीं, बस यही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। गाइज अगला आर्टिकल जो है वो दारा शिकोह जी से रिलेटेड है। दारा शिकोह जी कौन थे? देखिए, शाहजहाँ के जो सबसे बड़े पुत्र थे ना, उनका नाम था दारा शिकोह। ऑल दो इनके बीच में एंड औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था, भाई गद्दी कौन संभालेगा, एंड आप सभी को पता है कि कौन जीता था। औरंगजेब जो है उस युद्ध को जीत गए थे। देखिए, औरंगजेब और दारा शिकोह जी को जब कंपेयर किया जाए ना, तो दोनों ही बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। इनको लिबरल मुस्लिम भी कहते हैं, दारा शिकोह जी को। इनका ऐसा मानना था कि भाई सभी रिलीजन जो है वो एक साथ आगे बढ़ सकता है। इन्होंने भगवत गीता एंड इस तरीके की और हिंदू रिलीजियस बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था। काफ़ी मतलब इन्होंने अच्छे अच्छे काम जो हैं वो सभी धर्मों के लिए अपने टाइम पे किए थे। बट हुआ ये कि भाई औरंगजेब से ये युद्ध जो है हार गए, और उसके बाद औरंगजेब ने शासन जो है संभाला। लोगों का ऐसा मानना है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अगर दारा शिकोह जो भारत के राजा होते इंस्टेड ऑफ औरंगजेब, तो जो सिचुएशन होती वो कुछ अलग होती। अभी एक बुक है जिसका नाम है शाहजहाँनामा, इसको इनायत खान जी ने लिखा है। तो इस बुक में ऐसा कहा गया था कि जो औरंगजेब हैं उन्होंने दारा शिकोह जी को मारा था, हराया था, और दारा शिकोह जी की बॉडी को दो भाग में काट दिया गया था। उनकी जो नीचे का जो टोर्सो है उसको दफनाया गया था हुमायूं टॉम्ब के पास, और जो इनका हेड है उसे आगरा फोर्ट में ले जाया गया था। तो अभी इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गए हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली सेट अप अ पैनल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू लोकेट द ग्रेव ऑफ द मुगल प्रिंस दारा शिकोह नियर बाय हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीज़न था, और इसके वजह से दारा शिकोह साहब जो हैं वो न्यूज़ में आ गए थे। इसके बाद गाइज अगला आर्टिकल जो है वो असुर ट्राइब से रिलेटेड है। गाइज असुर टाइप जो है अपनी लैंग्वेज को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए न्यूज़ में आ गई है। ये कहाँ की है? तो भाई झारखंड की ये ट्राइब है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये पीवीटीजी में भी इसको इंक्लूड किया गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया है, प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने थे इसमें, थोड़ा याद करिए, सोचिए। यूट्यूब पे हमारी जो वीडियोस थी उसमें मैंने डाला था, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा देखिएगा इसको, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद होप स्पेसक्राफ्ट है। देखिए, 2020 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की बात करी जा रही है जिसका नाम है होप स्पेसक्राफ्ट। कौन लॉन्च करेगा इसे? तो देखिए, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इनके द्वारा इसको फंड किया गया था, एंड मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर जो है वो यहाँ पे इसको लॉन्च करेगा 2020 में। इसको एमिरेट्स मार्स मिशन भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 2021 तक ये मार्स पहुँच जाएगा, और 2021 में जब ये पहुँचेगा उस टाइम पे 50th एनिवर्सरी यूएई की होगी। तो ये यहाँ पे जो न्यूज़ में आने का इसको कारण है, एंड होप स्पेसक्राफ्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। अगला आर्टिकल है गाइस बैटल ऑफ कैनकिले, या फिर इसको देखिए गैलीपोली कैंपेन या डार्डनेस कैंपेन भी बोला जाता है। अभी ये सुर्खियों में क्यों आया? देखो, हुआ क्या कि टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं एर्डोगन साहब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे। उसी में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जो रुख को समर्थन किया, साथ ही साथ उन्होंने इसको कंपेयर किया डार्डनेस कैंपेन या गैलीपोली कैंपेन से। अभी ये है क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं।
देखिए जो टर्की आज की डेट में, ये किसी ज़माने में ऑटोमन एम्पायर होता था, है ना, और जर्मनी एंड इन लोगों का आपस में सपोर्ट था, इधर फ्रांस ब्रिटेन ये लोग आपस में थे और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है ना, वो ये डार्डनेस करके, देखिए ये जो जगह है इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो टर्की के अंदर जो सप्लाईज हैं उसका आना जाना बंद कर सकें। पर ऐसा वो करने में सक्षम नहीं हुए थे, जिसके चलते हुए ऑटोमन एम्पायर की जीत हो गई थी। बाद में ही ऑटोमन एम्पायर टर्की के रूप में फॉर्म हुआ है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। एंड यहाँ पे जो सामने आई ये चीज़ वो इसलिए आई कि भाई प्रेसिडेंट एर्डोगन ने जो इस पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर का जो मामला है इसको उसी तरीके से कंपेयर कर दिया है जैसे कि ये था। इसको गैलीपोली कैंपेन भी बोलते हैं, डार्डनेस कैंपेन भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल जो है वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर से रिलेटेड है। संजय कोठारी साहब, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज ए चीफ विजिलेंस कमिश्नर की तरह। और अगर हम बात करें किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया, तो भाई के सांतनम कमेटी करप्शन को रोकने के लिए। एंड 2003 में इसको स्टेटरी स्टेटस जो है वो मिला था, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विथ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। वो कमेटी में कौन कौन लोग हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बट ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। टर्म कितना होता है, तो भाई या तो आप 4 साल रह लो या फिर 65 साल के पहले हो जाओ। कहने का मतलब है कि कोई अगर 63 ईयर्स पे ज्वाइन करता है एज ए कमिश्नर, तो वो 65 ईयर्स का जैसे ही होगा 2 साल में उसको रिटायर होना पड़ेगा। और कोई मान लो 45 पे कर लेता है तो फिर उसका 4 साल मतलब 49। तो ये हुआ। रिमूवल का क्या है, तो भाई ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो भी क्यों, जब प्रूव्ड होता है मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आर्टिकल है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 22वीं लॉ कमीशन जो है बनने की अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दी है। कब तक, 3 साल के लिए, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की 1955 में बनी थी। टेन्योर अभी देख ही लिया आपने, 3 साल का होता है। एडवाइजरी बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, जिससे लीगल रिफॉर्म्स आते हैं इंडिया में, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है कि नहीं होती है, तो भाई नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन अगर हम बात करें आज़ाद भारत से पहले, तो ब्रिटिश राज में बनी थी 1834 में बाय चार्टन एक्ट ऑफ 1833, जिसके चेयरमैन थे मैकलोई साहब, है ना, जिन्होंने आईपीसी एंड सीआरपीसी उस टाइम पे बनवाई थी, रिकमेंडेशंस दी थी। कौन कौन है भाई, तो फुल टाइम चेयरपर्सन है, 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी ये नहीं पूछेंगे वैसे, ध्यान रखिएगा, छोड़िए, है ना। रूल्स एंड फंक्शन, रूल्स यही हैं यार, मिनिस्ट्री को गाइड करना, कैसे क्या करना है, लॉ रिफॉर्म्स लेके आना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो आप देख लीजिए 262 जो 262nd रिपोर्ट थी उसमें अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन्होंने कहा था। इसके बाद 1999 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इन्होंने कहा था कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वो 7 कराए जाएं। 267 रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा था कि भाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017 लेके आओ और उसमें न्यू सेक्शंस लेके आओ जिसमें हेट स्पीचेस को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बस यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद गाइस देखिए कुछ आर्टिकल्स और मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने के लिए ही है और इसमें मतलब कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, बट स्टिल अगर आप फंसेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। एक यहाँ पे संजय पुरी पैनल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 फाइनेंस कमीशन हैज़ अपॉइंटेड संजीव पुरी एज द हेड ऑफ 8 मेंबर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में अभी काफ़ी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है और इसके चलते हुए एक कमीशन बनाई गई है जिसमें संजीव पुरी जी उसके हेड होंगे। तो ये इसमें इतना ही देखना था। एक किल्की लैंग्वेज भी अभी न्यूज़ में है, थोड़ा सा ये भी देख लो, बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो 21 फरवरी को था, एक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ किल्की लैंग्वेज जो है वो लॉन्च हुई थी। ये किल्की लैंग्वेज है क्या, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, तो इसमें देखिए जो ये आदमी था ना, ये जो ट्राइब थी, ये जो लैंग्वेज बोल रही थी, उसकी लैंग्वेज जो थी वो किल्की ही थी और उस ट्राइब को इन्होंने बोला था कालकेया।
तो उसी के बाद भाई ये लैंग्वेज अब फॉर्म हो चुकी है, इसमें 3000 वर्ड्स भी बन चुके हैं और वर्ल्ड की ईजीएस्ट लैंग्वेज भी हो चुकी है एंड वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट लैंग्वेज भी हो चुकी है। तो देखते हैं इसमें ज़्यादा आगे क्या ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, है ना। बाकी इंटरनेशनल मदर्स डे के बारे में देख लो, 21 फरवरी को हर साल इसको मनाया जाता है एंड यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 1999 में इसको अप्रूवल मिली थी एंड 2000 से इसको पूरा वर्ल्ड जो है हर साल मना रहा है, ठीक है। द आइडिया टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश ने इसको कहा था। लीप ईयर भी आ गया है, लीप ईयर आपको पता ही है क्यों आया, क्योंकि इस बार जो फरवरी थी वो 29 की थी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब बाकी कोई डाउट होगा आप बताइएगा, इसमें कुछ आर्टिकल्स मैंने छोड़ दिए, आई थिंक 8 या 9 होंगे, तो आप उसको देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।